अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जावेद बागेट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तफ्तीश। नाजरीन, तफ्तीश प्रोग्राम में मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी को इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ वीडियोस, कुछ प्रोग्राम्स शेयर करता हूं और ये बताने की कोशिश करता हूं कि वफाकी दारकूमत में किस तरह से लोगों के साथ फ्रॉड किया जाता है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी को किस तरह लूटा जाता है। पिछले दिनों मैंने मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के हवाले से इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर की। तो नाजरीन, एक बात मैं आपको बता दूं कि मेरा ये प्रोग्राम करने का मकसद, मेरा ये प्रोग्राम शेयर करने का मकसद सिर्फ एक ही होता है कि अवाम को इस हवाले से आगाही फराहम की जा सके। इसके अलावा मेरा और कोई मकसद नहीं होता। लिहाजा मेरा काम है इन्फॉर्मेशन शेयर करना, क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। तो नाजरीन, आज जिस बात के हवाले से मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ और जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो एक इदारे से मुतल्लिक है। वफाकी दारकूमत में कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट एक मौजूद है और अगरचे वो एक माजूर डिपार्टमेंट इस वजह से कि उसके अपने कोई मुलाजमीन नहीं, वहाँ पे किराए पे या डेपुटेशन पे कहें या किराए के कहें या नवाजने के लिए कहें कि वहाँ पे अफसरान को तैनात किया जाता है और फिर उनके ज़रिए आगे मामलात चलाए जाते हैं। मैं इस वक्त डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से मुखातिब हूँ और मैं उनको ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि इस डिपार्टमेंट की जिस तरह से तहस नहस कर दी गई है, आप इसको बेहतर कर सकते हैं। आपने जिस तरह से वफाकी दारकूमत में रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ जो कि वफाकी दारकूमत में नहीं है, अहकामात जारी किए कि जो जहाँ जिस इलाके में ये सोसाइटी रजिस्टर है या जिस इलाके में ये सोसाइटी वाक़या है, वहाँ पे जाके अपने आप को रजिस्टर करवाएं। देखें, इस वक्त इस्लामाबाद में बहुत सारे ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो सिर्फ नाम के हैं, जो मुख्तलिफ इदारों के नाम पे ये सोसाइटी बनी हुई है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो डिप्टी कमिश्नर साहब, आप रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी भी हैं, आपने बड़े बड़े अहम फैसले किए हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि आपके इन फैसलों पे अमल दरामद क्यों नहीं होता। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट एक मुकम्मल तौर पे गैर फ़ाल इदारा क्यों बनता जा रहा है? इसमें अफसरान की तैनाती इस डिपार्टमेंट की क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं इसको सिस्टमाइज़ किया जा सकता? क्यों नहीं कोऑपरेटिव रूल्स को, कानून को मद्देनज़र रखा जाता? यहाँ पे कहा यह जाता है कोऑपरेटिव लॉ के मुताबिक कि इस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में, कोऑपरेटिव हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में प्रॉपर्टी डीलर किसी ओहदे पे इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, उनका इसमें अमल दखल नहीं होता। ये मेंबरान की सोसाइटी होती है जो मुख्तलिफ इदारों में मुलाजमतें कर रहे होते हैं या प्राइवेट लोग होते हैं। वो मेंबर जो हैं वो इसमें इलेक्शन लड़ सकते हैं और वो भी खिदमत के इवज़ काम कर सकते हैं। उनकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ वहाँ पे जो मेंबरान हैं उनकी खिदमत करना होती है। लेकिन मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि इस वक्त वफाकी दारकूमत में रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं वो मुकम्मल तौर पे प्रॉपर्टी डीलरों के हत्थे चढ़ चुकी हैं और प्रॉपर्टी डीलर्स जो हैं वो उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं और लोगों की जमा पूंजी से खेलते हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी बेवाएँ, बहुत सारे ऐसे यतीम और बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जो अपनी सर्विस ख़त्म होने के बाद अपनी जमा पूंजी इन इदारों में लुटा चुके हैं। अगर मैं गिनने लगूँ तो बेशुमार मिसालें हैं ऐसी, लेकिन रिसेंटली मैं अगर बात करूँ कामरेज सोसाइटी की और इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की, तो डिप्टी कमिश्नर साहब, रजिस्ट्रार हाउसिंग सोसाइटीज़, आप ये जानते हैं कि वहाँ पे कौन से लोग बैठे हुए हैं? क्या आपके ज़ेरे असर काम करने वाले अफसरान, आपके मातहत काम करने वाले अफसरान ये नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं? जिनकी आप ज़िम्मेदारी लगाते हैं, जिनको आप अपॉइंट करते हैं कि ये इलेक्शन कमिश्नर होगा, ये इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो होगी कि वो इलेक्शन करवाएगा, उस सोसाइटी के रूल्स उसको बताए जाते हैं, उनको पता होता है इस बात का। लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं हो पाता, रूल्स को बिल्कुल यकसर नज़रअंदाज कर दिया जाता है और बिल्कुल ये भुला दिया जाता है कि सोसाइटीज़ के रूल्स क्या हैं और सिर्फ़ ऐसा माफिया उस सोसाइटी में मुसल्लत हो जाता है जो सिर्फ़ खाने के लिए, लोगों को धोखा देने के लिए वो काम करते हैं। इसमें वो इदारों के नाम पे भी लोगों से पैसे इकट्ठे करते हैं और इदारों के नाम को बदनाम करते हैं। जिस तरह मैं अगर ये कहूँ कि बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टी डीलर्स हैं जिन्होंने हज़ारों, सैकड़ों फ़ाइलें मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ में ले रखी हैं, उनके नाम पे हैं, लेकिन वो इदारों के नाम पे ही कारोबार करते हैं।
وہ اپنے ممبران پہ جو چیز مسلط کرتے ہیں وہ اداروں کے نام پہ ہی کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے مافیاز ہیں جن کے حوالے سے آپ جانتے ہیں، آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ کون کون سا مافیا اس وقت کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز میں انوالو ہے۔ ان کے خلاف آپ نے انکوائریاں کی، بہت ساری سوسائٹیز کے الیکشن کو آپ نے معطل کیا، ختم کیا، 48 کی انکوائریز پہ عمل کیا، 42 کی انکوائریز پہ عمل کیا، 47 کی انکوائریز پہ عمل کیا، لیکن اس کے بعد پھر وہی لوگ کیوں آ جاتے ہیں، یا ان کے بھائی کیوں آ جاتے ہیں، یا وہی طبقہ پھر اس میں شامل کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ اور دوسری اہم بات، جو آپ الیکشن کمشنر مقرر کرتے ہیں، کیا ان کا سٹاف اتنا با اثر ہوتا ہے کہ وہ الیکشن کمشنر کے احکامات کو ایک طرف رکھ کے اپنے احکامات جاری کرتا ہے اور اپنے مطابق کرتا ہے؟ اگر میں مبینہ طور پہ یہ کہوں کہ اس الیکشن کمشنر کی ملی بھگت ہوتی ہے، تو یہ بھی شاید ممکن ہو کہ ایسا ہوتا ہو، لیکن زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ سٹاف صرف اور صرف اپنے افسران کو گولی کراتے ہیں، ان کو اندھیرے میں رکھتے ہیں، غلط گائیڈ کرتے ہیں اور اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں۔ میرے پاس ایسی بھی مثالیں ہیں جو میں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن آج میری گزارش یہ ہے کہ جو احکامات آپ جاری کر چکے ہیں اسلام آباد میں، کہ وہی سوسائٹی کام کرے گی، وہی رجسٹرڈ رہے گی جو اسلام آباد کی حدود میں واقع ہے اور جس کی زمین اسلام آباد میں آتی ہے۔ اسلام آباد سے ہٹ کے بننے والی سوسائٹیز ان علاقوں میں اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں گی جو علاقے ان کے بنتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ضلع اٹک میں سوسائٹیز جو واقع ہیں وہ پنجاب کی حدود بنتی ہے، تو ان کو پنجاب میں اپنے آپ کو رجسٹر کروانا چاہیے۔ اس سے قبل آپ یہ احکامات جاری بھی کر چکے ہیں، اور اس سے آپ کے احکامات سے پہلے سابق چیئرمین سی ڈی اے نے بھی یہ احکامات جاری کیے تھے کہ کوئی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی جو کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے وہ کسی ادارے کے نام پہ قائم نہیں رہے گی، وہ اپنے نام تبدیل کریں۔ اس کے لیے بڑے ایک شارٹ ٹائم دیا گیا تھا، لیکن ابھی تک اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہوا، اور بہت سارے ایسے احکامات ہیں جناب رجسٹرار کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی صاحب جو آپ کے بھی جاری کیے ہوئے ہیں، لیکن ان پہ بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ تو ناظرین، انشاءاللہ تعالی مزید انفارمیشن کے لیے اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، اور اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔